always do not carry your files yourself. I'm telling you, friends, these are, the ecosystem you have to create. You have to create an ecosystem. Oh, कोई बड़ा वकील आया है, कोई बड़ा प्रोफेशनल आया है. Take words from me, I'm telling you. In Delhi, there are 127 officers. In front of every officer, if I'm sitting and a person comes, he has to greet me. If a professional comes, he has to greet me. Officer सोचता पता नहीं कौन आके बैठा यार. जो आता है इसको हेलो बोलता है, सर कैसे हैं आप? 10% पैर भी छूते हैं और गुरुजी आप. तो उसको लगता है पता नहीं कौन आके बैठा हुआ है. इकोसिस्टम. बाहर 2 लड़के 1 लड़की खड़ी होती हैं, पेपर फाइलें लेकर. जो फाइलें हो सकता है मान लो 4 केस हैं, 40 पेपर लेके आओ. Please don't laugh, my dear friends. These are the ecosystems. ये code crafts हैं. You need to be careful. Or dress code is very important. Professionalism is very important. You have to be polite. You have to deliver your things in a very, very subtle, firm, polite manner. Okay. First appeal. My dear friends, first appeal is under section 107. Sir, first of all, we need to understand why do we have to go to the appellate authority? If show cause notice is not settled in our favor, it has been confirmed, the demand is confirmed, fully confirmed or partially confirmed, why do we have to go to the first appeal? अच्छा, एक काम करते हैं, इससे पहले हम फर्स्ट अपील से पहले हम डिमांड एंड रिकवरी पे चलते हैं. जरा इस चैप्टर पे चलते हैं. सर, शो कॉज नोटिस क्या होता है? अभी मैं एक क्वेश्चन आपके पास पार्क कर दिया. व्हाई डू वी हैव टू गो टू द फर्स्ट अपील इवन इफ द ऑर्डर इज कंफर्म्ड और डिमांड इज कंफर्म्ड? आप कहेंगे यार डिमांड कंफर्म है राजेंद्र, फिर तो जाना ही पड़ेगा ना. भाई साहब, जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है. डिमांड कंफर्म है, जरूरी है मैं फर्स्ट अपील जाऊं? ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं आप हाईकोर्ट चलो. आई एम नॉट सेइंग दिस. I am saying why to have to initiate the litigation at all. You have to introspect, you have to identify, you have to do your background check. Whether it would sustain or not. Whether my contention would sustain or not. It is not necessary. Of course, ठीक है. मतलब मैं मानता हूं कि क्लाइंट कह रहा है कि नहीं अरोड़ा जी आप चलो हम अपील करेंगे. ठीक है भाई, अपील करेंगे. अब भगवान ने तो कह दिया कि पेन और प्लेजर सेम रहो. सामने वाला कह रहा है अपील करेंगे, मुझे पता है अपील में कुछ नहीं होना, फिर भी मैं क्या कहूंगा? हाँ साहब अपील करेंगे, क्योंकि साहब मुझे अपनी बिलिंग भी तो देखनी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर. मैं कहां जाऊंगा? खर्चे हैं मेरे. और हमारी जैसी फर्मों में तो 70% खर्चा हो जाता है विवेक भाई, क्योंकि आपके पास जो वो लिखने वाला है वो 10, 15, 20 हज़ार में भी नहीं आता ना. आई गेटिंग माय पॉइंट? सो लेकिन बाय एंड लार्ज व्हाट डू यू हैव टू डू? यू नीड टू बी केयरफुल. एनीवेज, विल कम बैक टू दैट. सर, शो कॉज नोटिस, इट इज द बिगिनिंग of every litigation. And I tell you about show cause notice, one simple line. Other than self-assessed tax, listen to me very carefully. Other than self-assessed tax, if anything is to be recovered from you by the department, they have to issue a show cause notice. Show cause notice is like a charge sheet made by the investigating officer, that police officer, IO. On the basis of this, the entire trial will take place by the honorable court. That is what the show cause notice is, my dear friends. And you need to be very careful. मैं हमेशा बोलता हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपको शायद बोला ही है कि शो कॉज नोटिस आता है तो आपके दिमाग में खुशी की लहर दौड़ती है कि नहीं दौड़ती? दौड़नी चाहिए, क्योंकि अब मैंने आपको भागवत गीता का संदेश भी दे दिया है. डू नॉट वरी. क्या लाए थे, क्या ले जाना है? कुछ भी नहीं आया साथ तो मेरे, ना ही मेरे साथ जाना है. एक्चुअली दिस इज द ट्रुथ. एक छोटी सी बात, सॉरी फॉर डाइवर्जन. भगवान ने कहा है कि साहब आपका जन्म
2 कार्यों से हुआ है। कौन से 2 कार्य हैं? पहला, इस मानव जन्म का होना, पहला कार्य आपका मुझे पाना है, मुझे पाना है। और दूसरा, मेरे द्वारा दिए गए कर्मों का चित्त के साथ निर्वाह करना है। और तीसरा कोई कार्य नहीं है साहब। ध्यान रख लीजिएगा, मानव जन्म केवल इतना ही है। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शो कॉज नोटिस में किसी का 100 करोड़ आया, किसी का 500 करोड़ आया, हुआ या नहीं हुआ। इवन मुझे भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे ऊपर भी कोई शो कॉज आ गया तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। आ सकता है, लाइमलाइट है ना, ये देखो फोकस लाइट है, तो कोई भी शूट कर सकता है, इजीली कर सकता है। एंड पीपल डू दैट। एंड पब्लिक लाइफ में तो लोगों की आर्म ट्विस्टिंग हमारे जैसों की, और जब आप दिल्ली बैठे हो तो बड़ी कॉमन है। तो साहब, शो कॉज नोटिस इज द बिगिनिंग ऑफ एवरी लिटिगेशन इन दिस GST। एंड प्लीज प्लीज, वेन एवर शो कॉज नोटिस कम्स बिफोर यू, काइंडली रीड इट at least 5 times. At least 5 times. How many of you, when show cause notice comes, how many of you start thinking about the reply already on the basis of the allegations? How many of you? बाकी सब क्या करते हैं? सो जाते हैं देखते। Majority of us do that. Immediately so, अरे यार ये पॉइंट तो, अरे रिकंसिलेशन का पॉइंट है, कुछ है ही नहीं यार इसमें तो। अरे ये तो पागल है, गधा है, इसने क्या है, HSN पे थोड़ा ना मेरा ब्लॉक क्रेडिट होता है यार, क्या बात कर रहा है यार, क्या कर रहा है ये तो, इसने सिर्फ। हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्ट फाइंडिंग द checks and balances on the validity of the notice? 1 hand, 2 hand, 3 hand, 4 hand, 5 hand, 6. Okay. Out of around 250 maybe people sitting, 10-15 people start finding that whether it is a valid notice or not. Sir, I tell you, in my lifetime, matlab maybe around 2,000-2,500 notices we have addressed till now. Sir, and because of this Bahar, next 6 months are joyful. We are going to enjoy at least 5,000 notices, I am sure about it. And these are learnings. ऐसे नोटिसेस सामने आते हैं जिसमें, अभी मैं आपको बता रहा था 120 करोड़ का यस्टरडे वाला नोटिस। साहब, हम अब सेंट्रल टैक्स ने इशू किया है, नोटिस आया, ऑर्डर आया, हमने देखा भैया, एक तो पहली बात तो इस ऑर्डर में इसने हमने जो रिप्लाई दिया था वही चेप दिया है, और उसको कैसे इसने काउंटर किया है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है? ये नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है। चलिए कोई बात नहीं, टेक्निकल बात है, बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है, सबके बस की थोड़ा ना होती है। नोटिस आता है तो नोटिस में पता है क्या होता है? ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने LC इंफ्रा में कहा कि नोटिस शुड बी इंटेलिजिबल। अब इंटेलिजिबल क्या होता है? इंटेलिजिबल, जैसे हम तो भाई देखो भगवान कृष्ण के भक्त है तो हम वही कहेंगे ना कि व्हेन द नोटिस स्टार्ट्स राइटिंग द इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु started with Rama. He said, oh, Lord Rama came as the incarnation of Lord Vishnu. And then he started referring another incarnation of Lord Vishnu as Krishna. And then they went to the Lord Buddha. They are talking about Lord Vishnu only. कोई प्रॉब्लम है हमें? नहीं. But they are referring to different incarnations of the same Lord. My dear friends, is it an intelligible notice? Is it intelligent notice? It is a sensible notice. It is talking about one thing at one point, another thing and another point, and then another thing at a different point. How do we read like this? Take my words, read it 5, 7, 10 times calmly without thinking what is going to be the result of this notice. Take my words, you will find द सोल्यूशन। अब यस्टरडे वाले नोटिस का किस्सा सुनाता हूँ। हम तो तैयारी कर रहे हैं मैरिट पे, इसमें अब प्री डिपॉजिट का पहले सोच रहे हैं भाई, ये जो प्री डिपॉजिट है 107 में, इसका क्या करना है भाई, हैं? अब हमने ही यहाँ तक पहुँचाया है कि वो 120 करोड़ रुपए कंफर्म हुए हैं, अब हमें ही बाहर निकालना है।
तो मतलब यहाँ तक पहुँचाया, इसमें हमारी गलती नहीं है भैया, डिपार्टमेंट डिड नॉट एग्री टू आवर कंटेंशंस, प्लीज़ डोंट टेक मी अदरवाइज। सर तो हम सोच रहे हैं प्री डिपॉजिट कैसे करना है, तो मेरा जूनियर पार्टनर वो कहता है सर अच्छा पोर्टल पे देखने चला गया कि सर, मैंने उसको पता क्या बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं, इसकी अपील फाइल करते हैं, विदाउट प्री डिपॉजिट अपील फाइल कर देते हैं, चेक कर ऑनलाइन क्या विदाउट प्री डिपॉजिट अपील फाइल होती है। उसने चेकिंग करनी शुरू की, कहता सर होगी नहीं। मैंने कहा करना, हो सकता है हो जाए, और वो तो रिजेक्ट करेगा, जैसे ही वो रिजेक्ट करेगा मैं उठकर कहाँ जाऊंगा, हाईकोर्ट चला जाऊंगा मैं। लेकिन उसको रिजेक्ट तो करने दे, कुछ तो बेस बनाने दे मुझे हाईकोर्ट जाने का, क्या लेकर जाऊं, मेरे पापा ने कहा क्या मारा, कैसे मारा, क्या नहीं बात मानी मेरी, कुछ तो लेकर जाऊंगा ना दादाजी के पास। तो साहब वो चेक कर रहा था, कहता साहब इसका तो सर इसका तो ऑर्डर ही नहीं आ रहा ऑनलाइन, कैसे हम अपील फाइल करेंगे, ARN ही नहीं मिल रहा हमें। जी ARN नहीं मिल रहा। मैंने कहा अच्छा तू चेक कर। उसने देखा कि हमारा शो कॉज तो आया हुआ है पोर्टल पे, रिप्लाईज भी हमारे सारे हैं, लेकिन ऑर्डर वाले टैब में कोई ऑर्डर ही नहीं है। मैंने फिर क्लाइंट से पूछा, वो आ रहे थे, तब मैंने हमने फ़ोन कराया, मैंने कहा आपको ऑर्डर कैसे आया था, कहता जी मेल पे आया था। मैंने कोई और मेल आई थी, कहते हाँ जी एक और मेल आई थी जिसमें लिखा था आप डैशबोर्ड चेक करें, DRC 07 इशू हो गया आपका। मैंने कहा अच्छा दोनों मेलें फॉरवर्ड करो। हमने देखा तो एक पर तो ऑर्डर आया हुआ है नो रिप्लाई करके डिपार्टमेंट का, और दूसरे पे दूसरी मेल से वो DRC 07 का इंटीमेशन आया हुआ है कि आप अपना डैशबोर्ड चेक करें, 07 इशू हुआ है। हमने डैशबोर्ड चेक किया, 07 मिला नहीं। हमने कहा अच्छा चलो लॉ चेक करते हैं। ध्यान से सुनिएगा साहब मेरी बात, प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूं। अब आप, मुझे नहीं पता भविष्य में इस नोटिस का क्या, इस ऑर्डर का क्या होगा, लेकिन एक बात पक्की है कि हमें एक बहुत ही बढ़िया पैर रखने के लिए जगह मिल गई। हमने रूल 142 चेक किया, DRC 01 इशू होना चाहिए, ध्यान से सुनिए साहब, DRC 01 इशू होना चाहिए, सर्व होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली, अंडर रूल 142(2)A सर्व होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली, और DRC 07 अपलोड होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली, अपलोड होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली। आ रहा हूं सर, बहुत सुंदर। 23 नवंबर 2023 को इंस्ट्रक्शन आया था साहब CBIC का। उन्होंने कहा अच्छा अब इस पर भी एक किस्सा सुनाता हूं। हमने एक 16/4 को ऑब्जेक्ट किया, 16/4 में विवेक भाई मतलब हाई कोर्ट भी सब मना कर गए, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, सब कुछ हो गया। अब हमने किसी भी केस में 16/4 में लीगल ग्राउंड पे कभी 16/4 को कंटेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमें पता है इसका कोई रिलीफ होना ही नहीं है। हम तो केवल फैक्चुअल ग्राउंड पे कंटेस्ट करते हैं कि मेरे पे 16/4 लगता ही नहीं है, मेरे पे तो लगता ही नहीं है, ये मेरे फैक्ट्स हैं। अब देखिए फैक्ट टू फैक्ट सिचुएशन है, आपको अच्छा डायरेक्टर होना चाहिए, और डायरेक्टर होने के लिए आपको स्क्रिप्ट पूरी पता होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि हीरो कौन सी हीरोइन पसंद करता है, और हीरोइन की माँ क्या बोलती है। You should know the people who are working around you. तो साहब हमने एक केस में 16/4 चैलेंज किया, जो आप इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं 23 नवंबर का, उसमें 16/4 चैलेंज किया। हमने 4 नवंबर को रिप्लाई कर दिया कि तेरा DRC 01 मेरे पोर्टल पे नजर नहीं आ रहा, तूने इशू ही नहीं किया है, समरी ऑफ नोटिस इशू ही नहीं हुआ। DC मैम के सामने अपेयर हो गए, और हमने 23 नवंबर वाली इंस्ट्रक्शन 27 नवंबर को प्रेजेंट कर दी। मेरे ख्याल 1 या 2 दिसंबर की हियरिंग थी, हम पहुंच गए, मैडम ने सारे पेपर निकाले DC मैम ने, और कहा अच्छा तुमने 4 नवंबर को ये बोला है DRC 01 नहीं है, और 23 नवंबर की इंस्ट्रक्शन है। अरोड़ा जी ये बताइए आपको कैसे पता लगा ये 23 नवंबर को इंस्ट्रक्शन आएगी, आपने पहले कैसे लिख दिया? मैंने वैसे ही कैजुअली जवाब दे दिया, पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया, मैडम हम ना GHC के ज्योतिषी हैं। तो अभी तो यंगी मैम थी, तो ऐसा है कई बारी ना हो भी जाता है ऐसा, अच्छे लोग दिखते हैं तो आपको भी अच्छी अच्छी बातें अपने आप आ जाती हैं बाहर। तो थोड़ी हंस पड़ी, ज़्यादा नहीं हंसी, क्योंकि ज़्यादा हंस पड़ती तो उनके लिए मुश्किल होती, तो वो ज़्यादा नहीं हंसी, थोड़ी सी हंसी। फिर अब वो सर DRC 01 इज कंपल्सरी, लेकिन वो ऑर्डर मेरे अगेंस्ट डिसाइड हुआ है, उन्होंने मेरी बात को नहीं माना, लेकिन 100% पक्की बात है कि DRC 01 इज नॉट सर्व्ड अपॉन मी, इट इज इशूड बाय देम बट इट इज नॉट सर्व्ड अपॉन मी। एक और बड़ी समस्या है सेंट्रल टैक्स वालों की। सेंट्रल टैक्स वालों का पोर्टल जो है ना, वो पोर्टल नहीं है जो GSTN है, उनका अपना ही पोर्टल है।
इसलिए बेचारे करते कुछ और हैं, होता कुछ और है, हम कुछ भेजते हैं, नजर ही नहीं आता है, वो कर दे सस्पेंड। आप जाकर कहो साहब साहब नहीं नहीं सस्पेंशन नहीं नहीं 86B क्वालिफाइड है, सब कुछ ठीक है, अच्छा ठीक है ओके आई एग्री। लेकिन सुपरिटेंडेंट साहब जब उसको रीस्टोर करने जाते हैं तो उनके पोर्टल पे डैशबोर्ड पे वो नजर ही नहीं आता, ये तो नजर ही नहीं आ रहा, कैसे रीस्टोर करूं? This is what is happening. Very soon in the next GST Council meeting, the Central Tax Authority is going to use GSTN platform only. It has been accepted by all the principal commissioners of all the states of the country. So they are going, not only they, but we are also going to be saved from their problems. अब लेकिन हमारे लिए तो अच्छा हुआ ना, DRC 01 उसने इशू किया, मेरे पे सर्व ही नहीं हुआ, DRC 07 उसने इशू किया, मेरे पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड ही नहीं हुआ, अपलोड नहीं हुआ तो ऑर्डर इज बैड इन लॉ, इट इज नॉट इशूड एट ऑल। अब मेरे को ये डिसाइड करना है कि मुझे ये वाला इशू लेके हाईकोर्ट जाना है या कोई और लेके जाना है। सो दिस इज इन द प्रोसेस नाउ, वी आर जस्ट गैदरिंग द फैक्ट्स। माय डियर फ्रेंड, शो कॉज नोटिस, सर Sir, before of course, it has to be served to me on the portal. It is a good question. No, hand delivery तो possible ही नहीं है, mail भी possible नहीं है. Service can happen even after the last date to issue the order. If it is issued, served later. No, courier कुछ नहीं लेना देना। I have to read rule 142 once again to give you the exact answer. This is a very good question. Yesterday we were thinking that department if does it later, although it will not happen. Take my words. Later on, they served upon that. If somebody can open rule 142 for me, then I will read it and then I'll let you know. So friends, then we were talking about this thing, that it is the beginning, and in order to address to the issues in show cause notice, one has to be very, very clear that what charges these are labeling against me. 1819, 1920, even 2021 is going to be adjudicated very soon by the department, and these notices have been issued by the state authorities, as we know. Earlier in 1718, only CGST and SGST were being labeled charges. Now this time, in majority of the notices, they have labeled for IGST also. Earlier CGST, SGST थे. अब एक क्वेश्चन और आता है, 73 में एडजुडिकेट हो गया, क्या वो 74 में कन्वर्ट हो सकता है फ्यूचर में? यस प्लीज। 74 में नोटिस इश्यू हो गया और मैंने कहा ना 74 इज टूथ एंड नेल, एंड फ्यूचर में ये डिसाइड हो गया कि ये 74 का नोटिस नहीं बनता, इट इज एन इनवैलिड नोटिस अंडर सेक्शन 74. कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू 73? आंसर इज यस, बट there has to be the time available for issuance of notice under section 73 for the relevant financial year. That should be kept in mind. I believe the next speaker is already arrived, so I have to make it quick. Okay, sir, 74 notice, when it is issued, 74 notice cannot be issued on merely interpretational differences. For example, you say the RCM, that royalty wala issue, royalty is taxable because it is a fees, and it is pending before the larger bench of the Honorable Supreme Court in service tax regime, and it is not yet decided. And they say it is not a fee, it is basically the tax collected by the
government. Now this is an interpretational issue. There are multiple other interpretational issues in the law. Whether the ITC is available for gifts and free samples. अब आप कहेंगे इंटरप्रिटेशनल इशू कैसे हो सकता है? ये तो साफ साफ लिखा है विवेक भाई 17(5)(h) में. But when you read 17(5)(h), so I would say it can be an interpretational issue also, because it is written disposed of by way of gifts or free samples. That phrase, first of all, is not clear to me. Of course, I am a Hindi medium student till my 12th standard, but I learnt English appropriately. But still it is not clear, that phrase is not clear to me. Goods lost, stolen, destroyed of or written off, or disposed of by way of free samples or gifts. So disposal क्या होता है? When something is disposed of, when doesn't have any merchantability, the marketability, the value it is not carrying, then only you dispose it of. So do you dispose your free gifts? When gifts are given, do you dispose it off? No. When you give free samples, do you dispose it off? Even the Supreme Court has understood and interpreted disposed of word like this only. So to me, that is also an interpretational issue. Although I always said since the beginning of the law, in August only, I issued an opinion for giving gift as gold coins are gifted with ghee ka dabba. So I said, no, it is there is nothing free in this world. No gratuitous activity is there in the world, and especially in business, no gratuitous activity. And everything which comes with in the business, in the course or furtherance of the business, nothing is free. The price is already loaded into the cost of the product which has been manufactured and supplied along. Anyways, that is a separate. Today, of course, time is not there for discussing the separate provisions of the law. It is here to understand what different approaches we have to take while dealing with the litigation. Sir, I always say, of course, you also have to be careful for identifying your harmonized system of nomenclature, the HSN. Normally, what do? We refer to the notification 1/17 CTR, that is for the rate of goods. हम वहाँ से अपना गुड आइडेंटिफाई करते हैं, उसका HSN आइडेंटिफाई करते हैं और रेट लगाकर चल पड़ते हैं. आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द करेक्ट प्रैक्टिस. द करेक्ट प्रैक्टिस इज टू अंडरस्टैंड classification is the biggest issue today also in customs, and it is going to be in GST also in times to come. The department is not acting the way it should have acted. I don't know, ये 17-18 के इतना बड़ा रेवेन्यू है जो अभी छूट गया उनके पीछे. ये नोटिसेस इन्होंने इस तरह से निकाले हैं. Of course, it is getting recorded also, and it can travel to other parts of the situation as well. Then I would restrain myself. But I feel that these show cause notices were not the ones we were expecting them to be. And the department is losing bleeding money, I am telling you. And when we say harmonized system, they are with the 180 days वाला second proviso. आपने 180 दिन में पेमेंट नहीं किया साहब, हम तो आपका क्रेडिट रिवर्स करेंगे, ब्याज लगाएंगे. अरे व्हाट आर डूइंग? आप ये चेक करते हैं कि जहाँ जहाँ मेरे गोडाउन्स हैं, जहाँ जहाँ मेरे वेयर हाउसेज हैं, जहाँ जहाँ मैं सर्विसेज रिसीव करता हूँ, वहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं लिया, वो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स एस्टैब्लिशमेंट बनता है. और अगर नहीं लिया तो पेनल्टी लगाओ ना. Had it been me ऑफिसर, 125 में मैं 1 करोड़ रुपए की मिनिमम पेनल्टी लगा सकता हूँ. मैंने कैलकुलेट किया है. तो साहब, the way they are, of course this is good for us, isn't it? That is good for us. और सब कुछ सही हो जाएगा और सब कुछ जान ही जाएंगे तो फिर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, प्रोफेशनल्स का क्या ज़रूरत है. बट सर, HSN, how would you identify the HSN? You have to go to the custom tariff act, sir. आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, कैसे बना, किससे मिलकर बना, मार्केट में उसकी क्या, किस तरह से जाना जाता है, उसकी मार्केटेबिलिटी क्या है, हाउ इज इट बीन नोन इन द मार्केट. उसके बाद आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा चैप्टर हेडिंग आपके लिए रेलेवेंट है. वहां से HSN निकालिए, उस HSN को लेकर जाइए 1/17 CTR में और वहां से निकालिए रेट, एंड देन इट वुड बी कंसिडर. और इस बात को कीजिए, सारे प्रोसेस को कीजिए क्या
डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर एस्टैब्लिशमेंट सब्सटेंशिएशन, डॉक्यूमेंट एवरी प्रोसेस। जब जीएसटी ऑडिट होता तो मैं हमारे हर मेंबर को कहता था, भाई साहब हमने ना एक टेक्निकल गाइड निकाली है 9 और 9C पे इंस्टीट्यूट ने, उसको बाइबल मान लीजिए, चलिए सॉरी बाइबल नहीं, भागवत गीता मानिए, आमतौर पे कहा जाता है ना, तो भगवत गीता मानिए, उसको भगवत गीता मानिए, और उसके बाद जो भी उसमें लिखा है उसको डॉक्यूमेंट कर लीजिए, और उसके बेसिस पे अगर आपने रिपोर्टिंग किया है तो टुमारो यू विल नॉट बी सब्जेक्ट टू any misconduct proceedings, take my words, right? So that way you need to proceed. Sir, मेरा favorite नहीं है ये. People say I want to plead revenue neutrality. This is not my favorite in litigation. I don't go with that. I always go with something which is more specific, something which is hitting directly bullseye. Revenue neutrality तो हर चीज में हो सकती है, हर बात में। अब आरसीएम में तो कैटेगोरिकली हम सब में बोलते हैं रेवेन्यू न्यूट्रलिटी, बट ट्राई टू फाइंड द गैप एंड द सेलिंग थ्रू पैसेज अंडर सेक्शन 31(3)(f), रेड विथ सेक्शन 49, रेड विथ सेक्शन 9(3) and 4. सो फॉर दैट मैटर यू नीड टू नो योर स्क्रिप्ट वेल. चलिए साहब वापस आ जाते हैं. तो ये हमारा जो है ये एडजुडिकेशन का प्रोसेस है. एडजुडिकेशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और रिप्लाई देते हुए भी इन बातों का ध्यान रखना है दैट यू हैव टू गिव अ कंप्लीट रिप्लाई. इफ यू आर गिविंग इन पार्ट्स देन. एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, काइंडली डिवाइड योर रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस इनटू 2 parts. One part which is challenging the show cause notice completely, and another part without prejudice to the previous one, the discussion on merits. I tell you, in many show cause notices, we only challenged the validity and we did not even dwell upon the merits at all and did not find the opportunity. The notice was quashed. And many times the department did not come back if it is not quashed. The time is also passed now for the adjudication. So, you need to divide the entire reply into 2 parts. First, अब जैसे ये notices हैं सारे, ये सारे unsigned notices हैं आपके, हैं या नहीं है? Yes or no? हैं? Signed है? Signed हैं? State वाले? ना signed हैं क्या साहब उस पे? नहीं है ना? उस पे SDSD लिखा है. तो क्या ये unsigned माने जाएंगे? हाँ जी? आई एम सॉरी, ये अनसाइंड नहीं माने जाएंगे. दीज नोटिसेज आर इशूड एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, द कंप्लीट आईटी इन्वायरमेंट. डिजिटल सिग्नेचर लगता है, ईवीसी बनता है, उसके बाद वो नोटिस इशू होता है. तो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अनसाइंड नोटिस. ऑफ कोर्स आप एक बात का ध्यान रख लेना, 31 जनवरी को जो नोटिस इशू हो वो इनवैलिड है फॉर श्योर. आप कहोगे 31 जनवरी को, 31 जनवरी तो लास्ट डेट है 18-19 के लिए, वो इनवैलिड कैसे है साहब? रीड सेक्शन 73. इट सेज at least 1 month prior to 3 months time the last date. At least 1 month prior मतलब एक दिन पहले. उस दिन at least prior नहीं होता. This phrase has been dwelt upon by the Honorable Supreme Court in Nazir Ahmed case. Very late, very early judgment, but this is exactly been identified by the Honorable Apex Court that at least prior to एक दिन पहले की डेट मानी जाएगी. 29 सितंबर को जितने नोटिस हैं आप चैलेंज कर सकते हैं. अब अगर आपने एडजुडिकेट हो गया, आपके फेवर में आ गया तो चैलेंज, लेकिन अगर नहीं आया तो मैंने आपको बता दिया साहब 29 को आया, इशू हुआ है तो चैलेंज कर दो 107 में कि साहब ये नोटिस ही इनवैलिड है. वन 168 कैपिटल ए पे मैडम मुझे मत ले जाओ, ठीक है? क्योंकि 168 कैपिटल ए भावना मैम, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा ना तो आपको याद है ना 148 के नोटिस का क्या हुआ था? तो इन सब नोटिस, 10 लाख नोटिस हैं भारत में 17-18 के, 15 लाख के करीब होंगे 18-19 के. मतलब बड़ा अच्छा सा लगता है 15 लाख नोटिस, लेकिन 15 लाख तो कुछ भी नहीं है. 1 करोड़ 25 लाख टैक्स पेयर हैं. 1 करोड़ लगभग 54 लाख टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है. 1 जुलाई 2023 का डाटा जो GSTN ने निकाला है.
तो मैडम 168 कैपिटल ए पर मैं क्योंकि मेरा व्यू है कि वो जो फोर्स मेजोरे में 168 कैपिटल ए में इशू किया गया है ना नोटिस, आप उसको मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट लाइन ऑफ थॉट दे देता हूँ. मुझे ऐसा लगता है साहब कि द पावर फॉर एक्सटेंशन इज बीइंग ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 168 कैपिटल ए, even if force majeure is valid, even if that there was an apada, there was a problem in the country, COVID-19, whatever it is, in the aftermath of it. But at the same time, the time was given due to the COVID-19 to apply your mind. Where did you apply your mind? Did you? You just issued notices on the reconciliation and on the artificial intelligence only. Click of a button. I tell you, I know people, I know officers, जिसने 500 नोटिस इशू किया और उसे पता नहीं है कि 500 नोटिस में इशू क्या है. 500 में से 5 में भी उसको नहीं पता होगा कि मैंने इशू क्या किया है, मैटर क्या है उसमें. सो प्रॉपर ऑफिसर हैज टू. और इंटरेस्टिंगली स्टेट में मुझे नहीं पता महाराष्ट्र में क्या हाल है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में तो वहां पर प्रॉपर ऑफिसर्स की पावर्स, प्रॉपर ऑफिसर जो जीएसटीओज हैं उनको पावर की ही नोटिफिकेशन नहीं है कि पावर अवार्ड की है उनको. सेंट्रल टैक्स का सर्कुलर है कि भाई ये एसी इतने का करेगा, डीसी इतने का करेगा, जेसी इतने का करेगा, सुपरिटेंडेंट इतने करेगा, लेकिन यहां पर स्टेट में कोई पावर ही नहीं है. तो आप इस बात पर भी चैलेंज कर सकते हैं. तो 168 में मुझे ऐसा, कैपिटल ए में मुझे ऐसा लगता है कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं अप्लाई किया गया. देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड. बिकॉज ऑफ दैट the power to extend the date. और इंटरेस्टिंगली 5 हाई कोर्ट्स में 168 कैपिटल ए चैलेंज्ड है, उसके बाद भी सरकार को देखिए फिर से 168 कैपिटल ए में ही डेट एक्सटेंड किया है. बहुत बार देख चुका हूं मैं, वो चैलेंज्ड है लेकिन फिर भी वही करते हैं. कोई बात नहीं, देख लेंगे. 370 अपेल्ड हो गया ना, देख लेंगे. 148 अपेल्ड हो गया. अब 168 कैपिटल ए में आप सुप्रीम कोर्ट भी चले जाओ, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के पास प्रेसिडेंस है कि देखो जी हम तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड द रेवेन्यू वी कैन नॉट डू सो. इवन इफ इट इज इनवैलिड वी विल नॉट से दैट. एंड आई एम सॉरी, आई फील कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू एंड द इकोनॉमी दिस शुड हैपन. इतने बड़ा मास आप इनवैलिड नहीं कर सकते. आपको अगर इनवैलिड कराना, आई गारंटी यू कि कोई भी नोटिस इनवैलिड हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअली. धंधा भी तो रहे ना पूरा. एक ही नोटिस में जाके 1 लाख नोटिस इनवैलिड करा दोगे, एक ही रिट तो फाइल होगी, 10 हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी, 50 हो जाएंगी. आपने 1 लाख नोटिस इनवैलिड करा दिए. क्यों विवेक भाई, धंधा खत्म कर दिया? कैसे हो सकता है? चलिए साहब, तो वापस आते हैं फटाफट. अब लास्ट क्लोजर पे आते हैं 107 पे. 160 आपका रेक्टिफिकेशन वाला. वो 161 है भाई. 160 है. अच्छा, वो 161 रेक्टिफिकेशन वाला है फिर. हाँ हाँ हाँ. देखो साहब, उसमें मैं 4 बातें बता देता हूं. इंटेंट, 3 ही बातें. हाँ, इंटेंट, पर्पस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट. इवन इफ यू हैव एक्टेड अपॉन बट सम डेफिशिएंसी वाज द इंटेंट ऑफ द एक्ट, पर्पस ऑफ द एक्ट, requirement of the act, it cannot be avoided, sir. Read the section carefully, you will find this line. So intent, purpose and requirement of the act if is not complied with, even if I have acted upon, even if I did not object, sir, that cannot be the basis for not. अब एक जेसी साहब से मैं बात कर रहा था, साहब प्रोसीजरल डेफिशिएंसी है. नहीं, प्रोसीजरल डेफिशिएंसी क्या होती है? हम मतलब हमारी कोई गलती थी, उस पर प्रोसीजरल डेफिशिएंसी है साहब, ऐसा इतना तो बड़ा मत मैटर बनाओ. नहीं, प्रोसीजरल डेफिशिएंसी क्या होती है? दिस इज द लॉ. अब उन्हीं का DRC 07 नहीं मिला मुझे, तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा साहब ये भी तो प्रोसीजरल डेफिशिएंसी है, जब आप मेरी नहीं माने. खैर वो तो खैर उनसे तो दोबारा बात नहीं होगी, बट ऑफ कोर्स आई विल गो टू दी कोर्ट फॉर दैट मैटर ओनली. सर 107 में फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, why should we go for appeal? Whether is it desirable? What should we say? What should we say? That कि भाई मेरे साथ तो natural justice नहीं हुआ. We would say that during adjudication natural justice नहीं हुआ.
नहीं नहीं मैं मेरे पास पैसे नहीं है प्री डिपॉजिट जमा कराने के, नहीं नहीं आई वांट टू जो है ना डेफर दी प्रोसीडिंग्स, मैं लिंगर ऑन करना चाहता हूँ. What would we say? What is the basis? What is the objective for filing first appeal? My dear friends, the objective should be that during the adjudication, the facts and the situations relevant to the case have not been appreciated. Although the law says that the 107 appellate authority is going to re-adjudicate the entire proceedings. But I have to be very clear and make my base. ये क्या क्यों बता रहा हूं आपको? आप हमेशा कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुआ. आप वेगली नहीं कहें साहब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुआ. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के लिए भी बता दूं आपको, शो कॉज में ही ज्यादातर बोलता हूं. 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में. पहला, द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन पर्सन शुड बी ग्रांटेड टू मी. द सेकंड वन इज द अपॉर्चुनिटी टू बी being heard in writing to be granted to me. Third, which is very important, which we leave out, especially because we are chartered accountants, advocates do not leave this. The cross examination of the witnesses, documents and information used against me. Do we do that? I am sorry, we don't do that. Now I tell you very interesting thing. एक और रामबाण देता हूं आपको. कैंसल डीलर के क्रेडिट इन्होंने आपको ऑब्जेक्ट किए साहब. कैंसल डीलर के ऊपर आपको क्या करना है? आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है बस. वो कैसे? आप उसे कहिए देखिए आप कह रहे हैं ये कैंसल डीलर है, रेट्रोस्पेक्टिव कैंसलेशन हुआ है, सेक्शन 29(1) में पावर है, प्रॉपर ऑफिसर के पास कर सकता है. लेकिन वहां पर उसके पास नीचे इंस्टांसेस भी लिखे हैं कि किन किन केसेस में वो रेट्रोस्पेक्टिव कैंसलेशन कर सकता है. उसमें से एक है कि भाई अगर मैं रूल 21 पढ़ूं तो रूल 21 में लिखा है कि अगर उसने अपनी 6 महीने कॉन्सिक्यूटिव रिटर्न फाइल नहीं की तो उसका नंबर कैंसिल हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है साहब. अब आपको ये चेक करना है, आप अपने प्रॉपर ऑफिसर से बोलिए कि साहब आपने कहा कि ये टैक्स पेयर कैंसल्ड है, रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसल्ड है, आई एग्री. आप साहब मुझे इसका ना कैंसिलेशन ऑर्डर दिखा दीजिए कि इसके कैंसिलेशन ऑर्डर में क्या लिखा है. टेक माई वर्ड्स, when you read the cancellation order, in 95% cases आपका डीलर कैंसल्ड है फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स. ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट, LGW Industries, categorically, and then it has been succeeded in many other cases also, they categorically said that are you in collision with the supplier, the recipient? If yes, then of course your credit should not be allowed. If not, then why should the bona fide purchaser should be suffered? And the same thing happened in Quist Merchandise. Honorable Delhi High Court went to, and then the same thing, the ratio applied in Arise India and went to Honorable Supreme Court by way of SLP, and SLP was rejected in the VAT regime, Delhi VAT regime. Suncraft Energy also is there. That is also reached to the Honorable Supreme Court recently. But that is for 17-18, right? मतलब मैं एक जनरल प्रपोजिशन बोल रहा था इसलिए सनक्राफ्ट को मैंने कवर नहीं किया. तो what I wanted to bring home was that for cancel dealer you need to see your cancellation order, that dealer's cancellation order. उसमें लिखा होगा नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है. आप ये चेक कर लो, जो कि बहुत इजीली पॉसिबल है, कि आपके डीलर ने 1 और 3 भी फाइल की है फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, जिस पीरियड में आपको उसने इनवॉइसेस गुड्स दिए थे. इफ यस, and the cancellation order says that there is no connivance between, and take my words, in 80% situations your proper officer would agree to this situation. Of course you have to translate English into in your vernacular language. Very correct. But sir, the basis should be there. You need to know your script. The moment you would know it, you would be able to present it. And 80% situations are there that your officer would agree if you know the law, if you know the process. जाकर सर करोगे, अरे सर खत्म करो ना सर, कुछ भी नहीं है, कोई गलती नहीं किया मैंने, तो कुछ नहीं मानने वाला वो आपकी बात. आप कहोगे साहब ये ग्राउंड्स है मेरे, आपने ये चैलेंज किया है, मैंने ये जवाब दिया है, and these are the basis.
Of course, 80% situations mein I have experienced myself, not me, but many of my colleagues, juniors, and other friends in the profession. We have seen that. So, sir, cross examination also is going to be the key for you. Now 107 में मैं प्रोसीजर पूरा तो डिस्कस कर ही नहीं पाऊंगा यहाँ पर. एक प्री डिपॉजिट का इशू और आ रहा है यहाँ पर हमारे सामने. प्री डिपॉजिट इज 10% ऑफ द disputed tax. Whether pre-deposit is required for interest and penalty also? Answer is no. Answer is no. No requirement for pre-deposit for interest and penalty. So, can pre-deposit be adjusted or paid through credit ledger? Answer is yes or no. Or we require only cash ledger? अरे नहीं मैडम, नहीं मैडम, नहीं. वो अभी सिर्फ 31 जनवरी तक की स्कीम है मैडम. वो अलग स्कीम है. वो अच्छा, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है. मैं उसी को बेस पर देखिए क्या है. हम वकीलों, मतलब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट टर्न पीपल लाइक लिटिगेंट लाइक अस, हमारे पास तो बेसिस बनने चाहिए. एंड दिस इज वन ऑफ द बेसिस. और बिलीव मी, व्हेन यू रीड कोर्ट केसेस, the arguments which have been developed by the people, the people who are representing, are on these lines only. They try to make out the situations within the law, and you have to bring out the pieces of law, join it together to make a perfect story which makes sense. Like in Aap and Company, Honorable Gujarat High Court, they said GSTR 3 is not a return, 3B is not a return. And Honorable Gujarat High Court was pleased to say that. Therefore, tomorrow they said it that 3B is 3 only. So that is a return. Our friend from your region only, Avinash Poddar, contested that judgment, and he also has done a wonderful job for the profession. Anyways, there are multiple people, chartered accountants turned advocate, but they would remain chartered accountants always. So, sir, what I wanted to bring home, this is about cancelled dealer. एक और judgment आपको देना चाहता हूँ, although this is not directly linked with this situation. That is Ecom Gill Coffee Trading Company, Honorable Supreme Court. Ecom Gill Coffee Trading Company. That is might be written in the PPT itself. But now the question here is, this Ecom Gill is in the VAT regime, in Tamil Nadu VAT regime. Honorable Apex Court said कि आपके पास 3 चीजें हैं. Ma'am has come now, so I believe, no? Yeah. You are safe, and Sashakt also, powerful. Ma'am was saying in the green room, Shweta ma'am, ki bhai aaj you will be surrounded with ladies only. So I replied to her, which I want to reply to the audience also, कि भगवान कृष्ण जो हैं, हम सबकी आत्मा है, और भगवान कृष्ण की आत्मा राधा रानी है. तो आप जो सारे जो हमारी जो माताएं बहनें हैं, आप तो भगवान कृष्ण की आत्मा हैं. तो आप आसपास रहें तो हम तो बहुत सेफ हैं. हम बहुत ही ज़्यादा, मतलब बढ़िया, बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट है. वैसे भी मेरी बीवी आसपास रहती है तो मैं चुप ही रहता हूँ. बढ़िया इन्वायरमेंट है. एनीवेज, सो लास्ट दिस थिंग, Ecom Gill में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया तुम्हारे पास ई-वे बिल है, तुम्हारे पास इनवॉइस है, तुमने पेमेंट की है, ये सफिशिएंट नहीं है टू प्रूव दैट यू हैव एक्चुअली रिसीव्ड द गुड्स. सर, काइंडली मेक ए पॉइंट दैट इन ऑल गुड ऑर्गेनाइजेशंस, reasonably good organizations, you should install a system to prove that goods have been actually received. Because tomorrow you have a 5,000 suppliers with you. Tomorrow one supplier turned hostile and went away and vanished. How would you contest it? You have to design a system within the organization to prove that there is a Ram Dharam Kata receipt. There is a payment receipt. There is a movement of goods proved by way of some GPS tools installed into the goods carrying vehicle. There is a
the stock register you are maintaining in the godown, and there is an affidavit issued by the stock keeper that yes, these particular goods, and the self-certified copy of the stock register evidencing that there is an inward entry for that particular goods on that particular day, and there is an affidavit. These are some of the documents which Honorable Apex Court said, although they did not allow the prayer of the taxpayer, but they established a point or line of, they actually brought us a torch with the light of torch of light with which we can move ahead. And we can install a system within the organization जहाँ पर हम अपने goods की movement को prove कर सके, और उससे हमारा अगर goods movement, goods receipt prove हो गई, then your supplier कुछ भी हो, even if फर्जी हो, तो भी आपकी establishment, आपके यहाँ पर आपके credit की denial would not be very easy for them. So 107 में कुछ basic deposit credit से there are different views. जो Honorable High Courts कहते हैं कि नहीं credit से हो सकता है, कुछ कहते हैं कैश से ही होगा. आपने जो मैडम स्कीम की बात की, जो 31 जनवरी तक की एक स्कीम है 107 में, अगर 31 मार्च 2023 तक का आपका 73-74 का कोई भी ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट आपने अपील फाइल नहीं की, आप 31 जनवरी तक उसके लिए अपील फाइल कर सकते हैं. आपको प्री डिपॉजिट देना है 12.5%, 10% आपको क्रेडिट से देना है और 2.5% आपको कैश से देना है. अगर आपको कल को समस्या आती है तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा. आपका एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इस बात को एग्री नहीं करेगा कि आप क्रेडिट से प्री डिपॉजिट दें और उसको ये स्कीम बोल दें और कुछ जजमेंट्स बोल दें, क्योंकि वो कहेगा नहीं, द बोर्ड हैज डायरेक्टेड मी दैट ओनली कैश विल बी एक्सेप्टेड फॉर द adjustment to the pre-deposit. But in the court, yes, this scheme can be a very wonderful basis to establish that the board itself has agreed to the situation that yes, credit also can be used for the adjustment to the pre-deposit. Although law also is very clear. If we read the law, is very clear. The interpretation of the law is also very clear. There is no iota of doubt about it. So friends, these were some of the issues which I could share in the short span of time. The PPT is already there. There are some best practices also I have put forth into my presentation. Now I would like to thank you, the audience, for giving me the patient listening, the organizers, the entire regional council, and all the other executives of the council for giving me this opportunity to share my little understanding. I always call it a little understanding because I don't want to take it to the head that I know anything about the subject. I try to read every day so that, I actually learn something out of it. And please, as a parting note, I would again tell you, kindly be with your script. Thank you very much, friends. Thank you a lot. Thank you so much, Rajendra ji, for that amazing session. I'll now request CA Deepika Gudgutia to kindly present a formal vote of thanks before we move to the next session. Our next session will start immediately after this session. Deepika ji, over to you. Thank you, sir. I, CA Deepika Gudgutia, feel privileged to propose a formal vote of thanks for the first session of National Conference on GST. I would like to express my gratitude to CA Bhavna for a superb introduction, CA Hudesh sir and CA Sweta ma'am for the address to our members. Thank you to our speaker today, CA Rajendra Arora sir, for such an enlightening session when the topic is so burning and we learned it in such a hilarious way. I am sure that everybody here would agree that none of us imagined that GST and litigation can go this funny and easy. At last, I would like to say, डर के नौका पार नहीं होती, डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. So my dear friends, do not worry, be ready with your script and do litigation without fear. Wishing you all a happy GST. Thank you. Thank you so much. We'll be starting the next session, an interesting one by CA Rajat ji, in next couple of minutes while the time we change the desk.
Definitely need tax planning to be in place. And for this, we have a very eminent and well-known speaker, Sir C.A. Rajat Talati, to present this topic. We welcome you, sir. It's a very pleasure to have you on the dais. Now I welcome C.A. Ankush Gupta to give an introduction of sir. Yeah. A very good afternoon to everyone. I request everyone to please settle down. We are starting the second session. We are already running a bit late. So we should give justice to Talati sir also for the full time. So as such, Rajat Talati sir, he is a partner in Talati and Company, and we all know him. He is a known face for many seminars, and I am sure, pretty sure that अपन सबने कहीं ना कहीं उनको सुना ही है. But still, as a formality, I'll give a very short and sweet formal introduction, sir. Mr. C.A. Rajat Talati, he is a partner in Talati and Company. He has experience exceeding 30 years in the tax advisory. He is an active participant and a regular faculty mentor at various seminars, study circles organized by the institute, as well as all the other independent professional bodies. He was a Honorable Joint Secretary of the All India Federation of Tax Practitioners for 3 years, 1997 to 1999. He was also President of Sales Tax Practitioners Association of Maharashtra for the year 2004-2005. He has numbered publications to his credit, and also he has authored various publications for WIRC, ICAI, VAT, GST, everything. And he is a regular faculty at the beginner training session and as well as the Sales Tax Officers Training College and State Revenue Audit Department. With this very short and sweet introduction, I request everyone to please welcome him with a huge round of applause. And before starting the session, I would request RCM, Shweta ma'am, Rudesh, Vijendra bhai, everyone to please come forward and hand over a memento to him. Please, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Good afternoon, everybody. Friends, it is always come back to the roots, and institute is the root there from where we have all grown as professionals, and what we have achieved in life is because of the roots that we have with our institute. So I am very happy and delighted to be amongst with you all this afternoon. Well, my subject is sector-wise tax planning. Now when you talk about litigation in the morning and then talk about tax planning, it is something a different side of the coin. Now I will not say different side of the coin. If you plan aggressively, you have the first session to help you out with. If you plan conservatively, you are not likely to receive notice. So what we have is a very thin line and a very tight rope walk. What is tax planning? Now, are we talking about evasion of tax or planning the tax? We are certainly not talking about evasion of tax. What we are talking about is within the framework of the law, you design your transaction, structure your transaction in a manner which is tax efficient. We are not saying कम टैक्स भरा जाए, ज़्यादा आईटीसी ले जाए, हम नहीं बोल रहे हैं. हम बोल रहे हैं it has to be tax efficient, not a penny more, not a penny less. Because every penny saved in an indirect tax world is pocketed, which is subject to income tax.
So what you save, you have to see that 35% thereof is not yours. That is also an economic decision point one must consider. So when you consider the cost of litigation, the income tax that you have offered earlier, which you later fight in the litigation, should also be factored, saying that 65 rupees जो मेरा बचा था ना, उससे मैं fight कर रहा हूँ अभी. उसमें interest penalty, the other litigation cost should be factored. Notice आ जाने के बाद में, you should be very firm. When driven to the wall, you should be very strong in fighting out your case. But do not plan to litigate. But litigate you must when you are called upon to. That is what is the mantra that we are talking about today. The tax efficient or the less litigative design of transaction is what we are going to discuss today. We are talking about efficient management of tax administration or tax compliances in the organization. Administration of tax, not in the departmental side, in the organization that we are to advise or we are part of that organization. If my system, whatever ERP system that is there in place in the organization, is my system is designed from the inception to help me generate report, give me alerts in respect of certain missouts, certain reconciliation issues. If I am able to implement that kind of a system, my compliance would be efficient. That is what my experience says. If I am struggling to get information, I am struggling to get documentation, there is no audit trail available in my system, going ahead, it will be very difficult for me to take a decision in respect of any tax position which I take. Be it replying to a notice, be it compiling data for my monthly compliances of return filing, or be it at the end of the year where I do my annual return filing or my reconciliation for 9C, my efforts will get reduced, my time involved in my compliances will get reduced. So designing that kind of a system is also part of tax planning. This is what I am trying to emphasize on. I repeat and say, there is very thin line between tax planning and tax evasion. And that line should not be crossed. वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करनी है. लक्ष्मण रेखा हमें ढूंढनी है, हमें ड्रॉ करनी है. Because unlike in a question paper of a CA final, where you get a question and then you find the solution, in real life, you identify the question and then you find the solution there too. So ये लक्ष्मण रेखा भी हमें ढूंढनी है. So what is the philosophy of an organization that matters the most? If my culture in the organization is to comply and be on the right side of the law, I have to ensure that my approach to tax compliance is maybe little conservative. When I say conservative, it is not छोड़ दो ना यार ITC litigation होगा क्यों लेना है. No, I am not on that. Conservative meaning I will put my system in place so that I am able to get all my dues. I will ensure that I do not miss out on checking the correct rate of tax applicable. I do not miss out on selecting the place of supply, so that there are least litigation coming to me at the later end. So this is also part of my tax administration in an organization. So when I talk about efficient management of tax compliances, these are parts of there. Now having accounting record, tracking system, accounting proper ITC, reconciliation and timely action to tap, and claim missed out ITC is also part of my tax administration in the organization. So when I'm talking about tax planning, unless I have system in place which helps me to take a decision which is not only in compliance of the law, but also supported by the documentation that I have, I can say that yes, I have made my tax compliance system, I have planned my tax compliance system in a most efficient manner. Now in this background, we will now discuss about a few sectors which have been allotted to me for discussion of tax planning. Now the tax planning is the word which attracts everybody, and 400 have gathered here for that. अभी नोटिस आ गई तो झेल लेंगे क्या है.
If you cannot resist, enjoy it. That is the way it is. I have skipped a couple of words in between. What I am trying to say is, if you are confronted with the notice, you will do it. But when you're talking about planning, now for a conference organizer, using tax planning is a product selling USP. But when it comes to this side and make a public statement about planning, I have to be more covered in my statement. I will share certain tips in my presentation, but some of them are not there on my slides because slides become public document. So I've been very candid about it, but let's take the journey of learning together. What do you mean by these tax planning tools that we are talking about, tax planning tips that we are talking about in the process? Well, to take you through, I will also have to talk about some basics of that industry so as to have the background prepared so that I can take you further. Rather, we all travel together. So, this is the transport and logistics sector, and the image is what we are going to use from tomorrow. This is MHTL, अटल सेतु, जो आज 3 बजे इनॉग्रेट हो जाएगा और कल से हम यूज़ कर पाएंगे. So this is what is my transport sector which is going to benefit by cutting down on the transportation time and fuel usage. Some million liters of fuel will be saved. The statistics says so. Let's look at the transportation sector first. Then we talk about logistics. Now what we are talking about is not transportation of passenger today, because that is a different area. वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी को डील करने की जरूरत नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एज अ सर्विस. नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस. GTA, Goods Transport Agency, where the liability on the RCM, reverse charge mechanism basis, and you have the option to pay it on the forward charge. Now let's talk about first option. Now when you're talking about GTA, the recipient of the service will pay the tax or discharge the tax on a reverse charge mechanism basis. Here, the transporter do not get any input tax credit. I will talk about input tax credit in a while at a greater detail about the and the avenues that we have. Another important thing is taking the vehicle on rent and giving out for transport of goods to a GTA is an exempt service. Now, if I am a truck owner and I give it out to a transport company, other transport company, the entire truck on hire, that service is exempt. So as a owner of the transport company, who is the owner of the truck or the transport vehicle, the recipient will pay tax when he discharges his liability further. However, the particular first leg of transaction between me and the other transport company is exempt. So when that is exempt, there is no ITC available to the transport company who owns the vehicle. We are trying to examine, is it that there is no GST burden? Example है, transport, मैं owner हूँ vehicle का, अरोरा जी is the other transport company. सरदार जी यहाँ पे बहुत transport company होते हैं, तो हम सरदार जी को एक identify कर लेते हैं. तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मैंने उनको व्हीकल दे दिया, तो मुझे आईटीसी नहीं मिलना है. नाउ व्हेन आई डू नॉट गेट द आईटीसी, आर वी saying that this transaction is without any GST burden? Answer is no. It is a myth that there is no GST burden on this transaction. Obviously, since I am denied the ITC, I would lower this price in my negotiation with the other transport company, because that would then embedded as a unit price for my negotiation with the other transport company. So as such, it is not that there is no GST burden. Now let's look at the other option. When you're looking at transporter opting for a forward charge, he has to opt to pay the tax on forward charge basis by 31st of March. पहले 15 March था, अभी extend हो गया 31st March for the subsequent years together. Initially it used to be for every year he has to decide. Now once he decides, unless he revokes that decision will be applicable for years to come.
Now, in this particular forward charge, we have two options. He can say that he will charge at 5% with no ITC. He will, or he can charge 12% claiming the ITC. Now, as a transporter, here are the tips. How should you plan whether I should claim as a transporter to opt for payment of 5% with no GST, or should I select a 12% with full input tax credit? Now let us say if I am mainly into transportation of goods which are exempted goods. The buyer thereof is, if I were to charge 5% tax, the buyer thereof is also not likely to get any ITC.